नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। खबर चुनावी है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। खबर चुनावी है में तमाम वो खबरें आप आपको दिखाते हैं जो कि चुनाव से जुड़ी हुई है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। 5 खबरें दिखाएंगे। पहली खबर, दिल्ली में हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई है और आज कभी भी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है, चूंकि MP CG की लिस्ट अभी कुछ सीटों पर बाकी है। 27 मार्च को इसके बाद CEC एक बार फिर से बैठक करने वाली है। MP की 18 और छत्तीसगढ़ की 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी होना बाकी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इसमें पुडुचेरी की 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है। तीसरी खबर दिल्ली से, जहां शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए हैं। ED ने दिल्ली CM को इस मामले में मास्टरमाइंड बताया है। ED ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और रिमांड को लेकर अभी फैसला होने ही वाला है। चौथी खबर, दिल्ली आबकारी घोटाले पर मंत्री OP चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री OP चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला करने वालों को सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीधा उन्होंने पूर्व CM भूपेश बघेल पर भी आरोप लगाया। पांचवी खबर, छत्तीसगढ़ से, जहां प्रदेश में लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। सरायपाली में आज कांग्रेस और JCCJ के करीब 500 से ज्यादा कार्यकर्ता ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यहां मजबूत होती नजर आ रही है। तो ये वो 5 महत्वपूर्ण खबरें जो चुनाव से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब इनको विस्तार से देखते हैं। खबर सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर जनता की चुनी हुई सरकार खत्म करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल को ED ने गुरुवार की रात शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में करीब 9 बजे गिरफ्तार कर लिया था। देश भर में हुए प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ भोपाल, मोहाली, चेन्नई, सिंगरौली यानी कि तमाम अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया गया। कल बता दें आपको कि लगातार 9 समन्स भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं देने पर 10वां समन लेकर ED की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीधे घर पहुंच गई थी। तब जब हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, उसके बाद करीब 2 घंटे तक उनके घर पर पूछताछ हुई और रात में गिरफ्तार कर लिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया है, जहां पर ED ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। लेकिन इन सारी कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जगह जगह सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तो केजरीवाल फंस गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होने का मैसेज दे रहे हैं। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कल भी CM थे, आज भी CM हैं और आगे भी CM रहेंगे, यानी कि गिरफ्तार उन्हें अगर कर भी लिया जाता है तो जेल से भी वो सरकार चलाएंगे। तो कुल मिलाकर अब शराब नीति जो दिल्ली में लागू की गई थी, नई नीति, उसको लेकर एक एक कर कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के अब सलाखों के पीछे जा चुके हैं। ED का शिकंजा उन पर कस चुका है, जिसमें मनीष सिसोदिया पिछले फरवरी से ही जेल में बंद है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो भी इस वक्त जेल में है अक्टूबर से ही। दिल्ली में CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जांच और जो आंच है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक पहुंची है। बीजेपी नेता जहां कार्रवाई को जायज बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए किस तरह का रिएक्शन आ रहा है गिरफ्तारी को लेकर। 10 करनी 10 भरनी, जैसा वो किए हैं उसको तो भरना ही पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन देश के साथ जो भी गलत करेगा, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार को ही झूठा मुद्दा बना करके आए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ऐसे लोग आज जब बेनकाब हो रहे हैं, कांग्रेस बेनकाब हो रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पूर्व उदाहरण दे दिया है सरकार ने कि सरकार बदलने पर कोई भी मुख्यमंत्री जो है
चुनकर आ जाए वो गिरफ्तार हो सकता है। सर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओपी चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले का जिक्र भी कर दिया और जो सवाल जब पूछा गया तो कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला करने वालों को सजा मिलेगी। कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, जिसको लेकर ओपी चौधरी से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त मेरे साथ जो है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। चौधरी जी, इस गिरफ्तारी को तमाम विपक्ष कह रही है कि आप लोग 400 का जो नारा दिए हैं उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए विपक्ष को खत्म कर, क्या कहेंगे इस पर? देश के साथ जो भी गलत करेगा, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग, आम आदमी पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार को ही झूठा मुद्दा बना करके आए और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, ऐसे लोग आज जब बेनकाब हो रहे हैं, कांग्रेस बेनकाब हो रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सर, जब आप विपक्ष में थे, कांग्रेस विपक्ष में, बीजेपी जब विपक्ष में थी, तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर भी आप लोग प्रमुखता से उठाए थे। अब इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? 2000 करोड़ का एक नॉर्मल आकलन, एक कैलकुलेशन ईडी ने प्रस्तुत किया, बट मैं मानता हूं कि कई हजार करोड़ का घोटाला था और उसी के बदौलत छत्तीसगढ़ को ATM बनाकर गांधी परिवार के जेबों को पर पैसा भरने के आधार पर भूपेश बघेल जी की कुर्सी 2.5 साल से लेकर के 5 साल तक चली। आज जब वो एक्सपोज हो गए हैं, जब सारी चीज़ें सामने आ गए हैं, ईडी अगर कोई केस बनाती है तो जाकर के न्यायालय में प्रस्तुत करती है, साक्ष्य प्रस्तुत करती है, उन साक्ष्यों को जज सुनते हैं, कोई भाजपा का या किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं सुनता है, उसको न्यायालय में न्यायाधीश सुनते हैं, उसके बाद निर्णय होता है। तो सारे साक्ष्यों के साथ किस तरह की प्रॉपर्टी जब्त हुई, किस तरह के कैश जब्त हुए, किस तरह के गोल्ड जब्त हुए, उसके साथ ईडी पूरी तरह से न्यायिक प्रक्रिया में काम कर रही है और मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला करने वाले लोगों को इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में जो आबकारी घोटाला हुआ था उसमें पूर्व CM भूपेश बघेल भी संलिप्त थे। अब ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा, जो ईडी अभी तमाम कार्रवाइयां चल रही है उस पर क्या भूपेश बघेल बचेंगे या नहीं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद से पार्टियां अब मैदान में उतर चुकी हैं। चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी जहां अब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने पूरे प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ऐलान में पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 18 और छत्तीसगढ़ में अभी भी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। इन सीटों पर मंथन का दौर लगातार बैठकों में चल रहा है। कल हुई बैठक में MP की 11 सीटों पर नामों पर सहमति बन गई, जिसमें दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया के नाम भी उस लिस्ट में शामिल हैं, ये पुख्ता जानकारी आई। वहीं छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर भी मंथन जारी है। दिग्विजय सिंह, जिनके नाम पर राजगढ़ से सहमति बनी है, उस पर दिग्विजय सिंह का बयान भी सामने आया है, लेकिन अब तक कांग्रेस की लिस्ट सामने नहीं आई है। चूंकि लगातार कयास चल रहे हैं, हमने भी IBC 24 ने भी एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने कल ही रखी थी कि जिन 12 नामों पर सहमति बन गई है, उनमें से कौन कौन से नाम शामिल हैं, कौन कौन से बड़े चेहरों को पार्टी मैदान में उतारने जा रही है। लेकिन अब तक ऑफिशियली लिस्ट कांग्रेस की जारी नहीं हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 5 और मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर अभी नामों का ऐलान होना बाकी है। दिग्विजय सिंह को चूंकि राजगढ़ सीट से मैदान में उतारे जाने को लेकर लगातार पुख्ता जानकारी आ रही है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल से लड़े थे। इस बार राजगढ़, जो उनका गृह क्षेत्र भी है, वहां से उनको मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। इस पर जब सवाल किया गया तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, एक बार सुनिए। लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मुझे मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव किसी के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है।
तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। पार्टी के भीतर ही भूपेश बघेल घिरते नजर आ रहे हैं। बघेल को बीजेपी नेताओं के साथ साथ खुद पार्टी के नेता भी घेर रहे हैं। भूपेश के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र वैष्णव ने पलटवार किया। सुरेंद्र ने कहा कि एक पूर्व सीएम का अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा बयान निंदनीय है। साथ ही कहा कि दुर्ग से आकर राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं। दुर्ग के कार्यकर्ताओं को लाकर यहां पर चुनाव लड़ने। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भूपेश बघेल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लगता है चुनाव हारने के बाद। तो बता दें कि भूपेश बघेल चूंकि प्रत्याशी बनाए गए हैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से, और जब से प्रत्याशी बनाए गए हैं तो विरोधियों तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही लगातार कई कार्यकर्ता उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। कभी सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगते हैं, तो कभी चिट्ठी लिखकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये कहा जाता है कि राजनांदगांव से इनका टिकट काट देना चाहिए, चूंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई जो आरोप लगे हैं उसकी वजह से न सिर्फ ये सीट बल्कि बाकी तमाम 11 सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई है। ऐसे तमाम बयानों को लेकर भूपेश बघेल ने कह दिया कि पार्टी के भीतर भी कुछ स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। और जब ऐसे बयान देने वाले जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने फिर उनका दर्द सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने दिन रात एक करके पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसके बावजूद अगर हमें स्लीपर सेल कहा जा रहा है तो ये दुख देता है, दर्द देता है। सुनिए क्या कहा है सुरेंद्र वैष्णव ने, जो कि राजनांदगांव से ही जुड़े एक नेता हैं। राजनांदगांव संस्कारधारी है, जहां आप चुनाव लड़ने आए हैं, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग न करें, वरना राजनांदगांव के जो लोग हैं ना, थोड़ा सा उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से होश संभाला है पार्टी के लिए काम किया, और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा इस बात की। मैं उस मुखिया से इस बात का निवेदन करता हूं कि इतने अहंकार में मत रखिए, अहंकार किसी का भी नहीं चलता है। अब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। एक तो पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ है, कांग्रेस छोड़ के सब भाग रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे तो पता चला है एक बाप बीमार था, उसके बेटे को कांग्रेस का टिकट मिल रहा था, तो बोला कि पहले तो कांग्रेस का टिकट को वापस करो, उसके बाद मेरे से बात करना। तो यही चलिए, तो कुल मिलाकर स्लीपर सेल वाला बयान देकर भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता भी इस मामले में अब उन पर निशाना साध रहे हैं। इधर बिलासपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी सरकार में आत्मशक्ति और विचार नहीं है, सरकार दिल्ली से चल रही है। आगे सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी घमंड में 400-500 पार की बात कर रही है और विपक्ष के नेताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में भाजपा ने करोड़ों रुपए का चंदा जुटाया है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा घमंड में बोलती है कि हम 300 पार, 400 पार, 500 पार, ये बोलने के साथ साथ वो तमाम कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है। एक एक नेता को एक एक जिले, एक एक प्रदेश में अपने साथ जोड़ना चाह रही है। वो इस बात को दिखलाता है कि अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जहां तक उनको पहुंचना था पहुंच चुके हैं, अब गिरावट का समय है। तो सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद इन्हें लोकसभा चुनाव के से पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी इस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की होगी और इसी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें है। इसलिए जब पार्टी ने कहा कि राजस्थान की किसी सीट से चुनाव लड़िए, चूंकि दौसा से चुनाव लड़ चुके हैं, अजमेर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और ऐसे में एक बार फिर से टोंक से चुनाव लड़ने को लेकर उनसे कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे चूंकि बड़ी जिम्मेदारी यहां पर निभानी है। ऐसे में किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी, और यही वजह है कि अभी आज भी उन्होंने मीटिंग ली है।
इधर लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब नेता अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी का कुनबा इस बीच बढ़ रहा है। यह चुनौती भी कांग्रेस के सामने है। आज ही सरायपाली में कांग्रेस और जेसीसीजे के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें पूर्व एमएलए हरिदास भारद्वाज भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान इन सभी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। तो एक एक कर कांग्रेस पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता दामन छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज भी सरायपाली में कांग्रेस और जेसीसीजे के जुड़े काफी सारे कार्यकर्ता, 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इसमें एक पूर्व विधायक भी शामिल है और बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक महासमुंद सीट से दावेदारी भी कर रहे थे। अब ऐसे में ये जो एक एक कर कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे नेता, ये पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक तरह से सिलसिला चल पड़ा है, जहां पर कई नेताओं ने चुनाव से पहले पार्टी का दामन छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश में तो आलम यह था कि जिस व्यक्ति का नाम लोकसभा की टिकट देने में पैनल में सबसे ऊपर चल रहा था सागर सीट से, उन अरुणोदय चौबे तक ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर दिक्कतें, कांग्रेस के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं के दल बदलने और दल बदलने पर हो रही सियासत का दौर भी जारी है। अपने नेताओं के लगातार बीजेपी ज्वाइन करने पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 25,000 बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने का दावा किया। के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं के लिए कथित लेटर हेड भी जारी किए हैं, जिसमें कांग्रेस ज्वाइन करने का निवेदन किया गया है। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव से अब तक बीजेपी के करीब 25,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जब दौर कांग्रेस की सरकार बनने का चल रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तब करीब 22 से 25,000 भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमें लिखित में आग्रह पत्र देकर ज्वाइन हुए थे। उनकी ये सूची है। शीर्ष नेतृत्व की अगर मैं बात कर लूं तो जब वो तय नहीं कर पा रहा है तो उसे भारतीय जनता पार्टी में रहना है या कांग्रेस में रहना है। कांग्रेस के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की अगर हम बात कर ले, जिस पार्टी के पास अब नियत नहीं है, रणनीति नहीं है, विजन नहीं है और जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद पे चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी के इस तरीके के बयान पूर्ण रूप से निराधार है। पूर्ण रूप से मैं उसका खंडन करती हूँ। इधर भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान का जिसका जिक्र हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, उस पर अरुण सिसोदिया ने भी बयान दिया है और यह कहा कि मैं स्लीपर सेल नहीं, फौजी हूं, सुसाइड बम खुद हो सकता हूं, ये अरुण सिसोदिया ने कहा। तो कुल मिलाकर देखिए, भूपेश बघेल ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में स्लीपर सेल वाला जब बयान दिया तो एक एक कर पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर आ रहे हैं। सुरेंद्र वैष्णव के बाद अब अरुण सिसोदिया ने भी तल्ख टिप्पणी दी है, नाराजगी जाहिर की है कि इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा नेता कैसे दे सकता है जो कि अब से कुछ महीनों पहले तक पूरे प्रदेश की कमान संभाल रहा था। स्लीपर सेल के बयान पर कहा कि मैं स्लीपर सेल नहीं हूं, मैं फौजी हूं। चूंकि अरुण सिसोदिया ने भी विरोध किया था भूपेश बघेल की प्रत्याशी होने को लेकर, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी और ऐसे में जब स्लीपर सेल का बयान भूपेश बघेल ने दिया तो अरुण सिसोदिया ने भी इस पर रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि स्लीपर सेल नहीं हूं मैं फौजी हूं, सुसाइड बम खुद हो सकता हूं। अरुण सिसोदिया ने कहा है, क्या कहा एक बार आपको सुनाते हैं। हल्की टिप्पणी से मैं बहुत व्यथित हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। और रही बात स्लीपर सेल, तो मैं फौजी आदमियों में स्लीपर सेल नहीं हो सकता। मैं भले सुसाइड बॉम्ब खुद हो सकता हूं लेकिन स्लीपर सेल नहीं हो सकता और ना ही सुरेंद्र दाऊ हो सकते हैं।
तो भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तो ये कि जिस तरह से लगातार उनके ऊपर एक एफआईआर भी हो चुकी है, शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दिए गए बयान को लेकर अब अपनी ही पार्टी के भीतर भी वो घिरते नजर आ रहे हैं।